जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल 20 मार्च 2025 को अनाउंसमेंट हुई सिविल जजेस एंड जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स की अपॉइंटमेंट के लिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने अनाउंसमेंट की। अब बहुत सारे लॉयर्स और ऑलमोस्ट हर लॉयर के जहन में और दिल में एक ख्वाब होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को रिप्रेजेंट करे और वो उसमें इनरोल हो, मतलब एक सिविल जज या जुडिशल मैजिस्ट्रेट की पोजीशन उसको हासिल हो जाए और वो अपॉइंट कर ले। लेकिन अब जाहिर है कि उसकी कुछ अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है, जिसके हिसाब से मैं थोड़ा सा भी कंफ्यूज हूँ। तो इसीलिए जो है आज हम हेल्प सीख करेंगे मिस्टर शाहिद शफीक साहब से, जो कि खुद रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी रहे हैं और अभी जो है एज डीन फैकल्टी ऑफ लॉ सर्व करें डेनिंग लॉ स्कूल में। तो सर आप प्लीज़ थोड़ा सा मुझे गाइड कर सकते हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि मैं बड़ा ही कंफ्यूज हूँ कि अगर कोई बंदा जो जुडिशरी में अप्लाई करना चाहता है एडवर्टीजमेंट के परसूट में, तो उसको कौन सी एजुकेशन उसके पास होनी चाहिए और उसका मिनिमम पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो मेरे हाथ में है वो एडवर्टीजमेंट जो आया है, इस एडवर्टीजमेंट के मुताबिक जो क्राइटेरिया हाई कोर्ट ने मुकर्रर किया है, इसमें मिनिमम एज जो है वो 30 इसमें जो है वो 32 ईयर्स को इन्होंने कहा कि 32 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक तो 32 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके बाद एक और शर्त लगा दी कि आपके पास एलएलबी की डिग्री भी होनी चाहिए। तो एलएलबी की डिग्री भी हो और 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी हो। अब एलएलबी जो होता है वो दो टाइप के आप हमारे यहाँ हो रहे हैं। एक जो होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यूके बेस्ड डिग्री हासिल करते हैं जो 3 इयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, और कुछ बच्चे हैं जो पाकिस्तान का के अंदर 5 इयर्स एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के मुताबिक डिग्री हासिल करते हैं। तो दे बोथ हैव अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई, लेकिन एलएलबी होना ज़रूरी है। 32 इयर्स मैक्सिमम एज हो गई, और एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम एक्सपीरियंस जो है वो 2 इयर्स का ज़रूरी है। इससे पहले ऐसा था कि ये 2 इयर्स की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन ये इस साल ये ऐसा है। अच्छा, ये माजी में भी ऐसा होता रहा है। जिस साल मैं 1993 के अंदर सिविल जज बना था, तो उस वक्त भी यही क्राइटेरिया था कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। तो जब मेरा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस प्रैक्टिस का हो गया था तो मैंने अप्लाई किया था। तो इसका मतलब हो गया एलएलबी की डिग्री 3 इयर्स हो या 5 इयर्स हो, 32 इयर्स मैक्सिमम एज हो, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस होना 2 इयर्स का बहुत ज़रूरी है। सर, ये इसी प्रैक्टिस में मैं पूछूंगा कि जो एडवर्टीजमेंट है उसमें हमने पढ़ा एक्टिव प्रैक्टिस, 2 इयर्स का जो एक्टिव प्रैक्टिस का वर्ड है जी। अब सर ये जरा एक्टिव प्रैक्टिस को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि हाई कोर्ट का स्टाफ हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट का स्टाफ हैं, वहां पे वो एज लीगल असिस्टेंट या लॉ ऑफिसर सर्व कर रहे हैं। अब सर वो तो प्रैक्टिस में नहीं है, तो आप जरा इसको थोड़ा एलिब्रेट करें। अच्छा, देखिए, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एक खास तौर पे कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं, बट दे हैव दिस क्वालिफिकेशन, एलएलबी डिग्री हो। सुप्रीम कोर्ट का एक हो सकता है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं, या असिस्टेंट डायरेक्टर है, हाई कोर्ट में काम करते हैं, या कोई स्टेनोग्राफर है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर काम करते हैं। सो दे ऑल आर एलिजिबल, दे कैन अप्लाई, they do not have the active practice. Active practice means बार के अंदर केस चलाना। तो इन तीनों की को भी हम वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी हो गई कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे कोई सिविल सर्वेंट है, अगर वो सिविल सर्वेंट है और वो लास्ट ईयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में वो फेडरल एफपीएससी के एग्जाम, जैसे सिविल सर्वेंट जो है ना, सिविल सर्वेंट बिल्कुल कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। सिविल सर्वेंट जो है ना अप्लाई कर सकता है। सर, उसकी कोई मिनिमम एक्सपीरियंस का ये वो है कि सिविल सर्वेंट के लिए ये जरूरी है कि वो 3 इयर्स उसने एज सिविल सर्वेंट्स काम किया हो। तो सर इसका मतलब ये है कि जो अगर लास्ट ईयर सीएसएस जिसका क्लियर हो और उसकी पोस्टिंग वाले लोकेशन हो गई हो और अभी उनको सर्विस में 1 साल हुआ है, no, वो नहीं कर सकते। no, they don't.
तो 3 इयर्स का सर्विस भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी जी। कैटेगरीज हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट सॉलिसिटर, जैसे असिस्टेंट सॉलिसिटर हो गया, इसी तरीके से फुल टाइम प्रोसिक्यूटर हो गया। और हमारे यहाँ इतना रुझान कम है, लेकिन मैंने पंजाब में तो देखा है, पंजाब प्रोविंस के अंदर कि जो हमारे सिविल जजेस अपॉइंट होते हैं, अराउंड कोई 30% जो सिविल जजेस होते हैं या 30 to 40% जो सिविल जजेस होते हैं वो प्रोसिक्यूटर्स में से अपॉइंट हो जाते हैं। तो प्रोसिक्यूटर्स को भी इस वक्त ये अपॉर्चुनिटी है कि वो भी अप्लाई कर लें। सर, ये जैसे आपने एलएलबी कहा कि मेरा, अब मैंने खुद पर्सनली जो है अगर क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स किया हो तो मैं एग्जाम नहीं दे सकता। अच्छा, देखिए, इन्होंने यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, possess a degree of law from recognized university, ठीक है ना। अब वो जो लॉ की डिग्री हमारे यहाँ एलएलबी को ही तस्वर किया जाता है, क्योंकि देखिए आप ये सोचें कि क्रिमिनोलॉजी का मतलब ये हो गया कि मैं इन्वेस्टिगेटर की हैसियत से वो होगा। अब जैसे एलएलबी किया होगा तो उसके पास सिविल, फैमिली लॉ, रेंट लॉ, क्रिमिनल लॉ सारे पढ़े हैं उसने, तो वो परफॉर्म कर पाएगा। तो एलएलबी की डिग्री को हाँ कह दिया है। सर, और एक इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जैसे ये 2 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने रिक्वायर किया है, अब सर अनाउंसमेंट हो गई कल 20 मार्च को। अब इस सिचुएशन में क्या हो कि अगर मेरा 1 वीक रहता है एलिजिबिलिटी के 2 साल पूरे होने में, अब कल ये अनाउंसमेंट हो गई तो सर अब ये मेरे लिए तो बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया है। हाँ, यानी आप कह रहे हैं कि 2 वीक्स, 1 वीक? 1 वीक सर। अच्छा, 1 वीक मीन्स 7 डेज। 7 डेज, ठीक है। और ये एड कब आया है सर? ये कल 20 मार्च को। 20 मार्च को ये आया है। और इसकी लास्ट डेट सबमिशन की कब है सर? वो 21 अप्रैल है। 21 अप्रैल है, ठीक है। तो अब आप ज़हन में रख लें कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डेट ये 21 अप्रैल 2025 जो है ना, इस डेट के ऊपर तो आपके पूरे 2 साल हो गए जी, इसमें हो गए। बिल्कुल, बस आप अप्लाई कर दीजिएगा, आप अप्लाई कीजिएगा, आप इंतजार कर लीजिए 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते बाद गुजरेंगे तो 1 हफ्ते के बाद आप कह सकेंगे मैं हो गया। तो यानी ये डेडलाइन है, यानी आप हम गमज़दा हो रहे हैं इसको देखकर। तो एडवर्टाइजमेंट की डेट को ना देखें, आप इस डेट को देखिए कि ये डेट जो है ना, अगर आप इस डेट तक 2 इयर्स में फॉल कर जाते हैं तो मैं अप्लाई कर सकता हूं। और सर जो मतलब ये समझ सकते हैं हम कि 21 अप्रैल 2025 तक अगर किसी के 2 इयर्स नहीं पूरे हो रहे तो अनफॉर्चुनेटली वो इस एग्जाम को मिस करेगा। वो इस एग्जाम को मिस करेगा, इसका जवाब यस बी एस का जवाब वो भी है। सर ये कैसे? ये ऐसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर थोड़ी सी बात ये बता दी कि एक एज लिमिट जो है ना, जैसे यहाँ पे आ गई थी ना ये जी मैक्सिमम एज, हाँ, तो इसको कहीं 35 पे भी लेके आए हुए हैं, ठीक है, 35 पे भी लेके आए हैं। अब देखें, अब यहाँ पे लिखा था इन केस द सिविल सर्वेंट हु हैज सर्व्ड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन या प्रोविंस, तो और उसने बस 3 साल भी काम किया, वहाँ पे 3 साल काम किया, क्योंकि 1 साल काम वाला जो आपने अपने दोस्त का बताया वो तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 3 साल उसने काम भी किया, उसको 35 इयर्स का दे दिया। वो 3 इयर्स जो उसने काम किया था वो कवर हो गए, वो 3 कवर, तो उसके लिए एज लिमिट हो गई 35। आपके लिए एज लिमिट है 32, और आप फॉर्चुनेट है कि आप नेक्स्ट उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि विद इन लिमिट में आप पूरे हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा आपको वो हो गया। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आप में से अब इसकी एक क्लॉज है जो एज के हवाले से बात करती है, वो है बी क्लॉज, वो इम्पॉर्टेंट है उसमें। हाँ, बी क्लॉज के अंदर इसमें यहाँ पे कुछ देखिए, मैं उसकी लैंग्वेज को पढ़ता हूँ। इन केस अ बैरिस्टर, ठीक है, और एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट एंड द कोर्ट सबऑर्डिनेट, लेकिन हाई कोर्ट शर्त है, तो जो हाई कोर्ट का होगा वो सबऑर्डिनेट तो लाजमी होगा, क्योंकि पहले रजिस्टर होता है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर और फिर हाई कोर्ट में होता है। तो हाई कोर्ट के अंदर अगर उसको और प्लीडर के हवाले से उसके पास मिनिमम अगर उसके पास 3 इयर्स का तजर्बा है एज एडवोकेट हाई कोर्ट, 3 इयर्स का उसके पास तजर्बा है, फिर उसको बेनिफिट मिल गया एज का। 35 इयर्स हो जाएगी सर। आप देखें, अब उसमें अब एग्जैक्ट वो नहीं लिखा, लेकिन जरा से हम पढ़ते हैं, practiced subject to maximum period of 3 years shall for the purpose of upper age limit
अंडर दिस रूल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम हिज हर एज। और अपर जो है तो इसका मतलब यहाँ पे वो फिर 35 में आ गया। तो यानी आपके पास फर्ज करें कि आप हाई कोर्ट के एनरोल एडवोकेट होते फॉर 3 इयर्स, तो आपकी एज लिमिट 35 थी। तो ये दरअसल क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया वही फॉर्मूला सिविल सर्वेंट वाले के हवाले से कनेक्ट कर दिया कि उसने, क्योंकि वो गवर्नमेंट की सर्विस की हुई है तो वो वाला एरिया आपको मिल गया। तो वो लोग जो हाई कोर्ट में एज एडवोकेट रजिस्टर्ड हैं वो भी यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं अपने उन 3 साल का कि वो ले लेंगे कि बोलेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं होगा कि वो 10 साल से एडवोकेट हाई कोर्ट के हैं तो 10 साल का क्लेम करें। उन्होंने वहाँ पे लिमिट भी कर दी है कि अंकल के आने की ज़रूरत नहीं है, जवान बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए इसके हवाले से। तो एज लिमिट हो गई अब 35, ये तो सिर्फ 32 है आपके लिए, ठीक है, आपकी सिचुएशन के लिए 32 है। और अदरवाइज कुछ और सिचुएशन जो अभी हमने डिस्कस की हम और 35 तक ले सकते हैं। तो सर अगर इसको हम जैसे थोड़ा सा समराइज करें, अच्छा एक इम्पोर्टेंट सवाल सर जी कि ये इसमें एग्जाम के हवाले से कुछ इतना ज़्यादा नहीं बताया गया कि ये सिविल जज की जो अपॉइंटमेंट है सर इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब ये कितने टायर का और कितने स्टेप का एग्जाम होता है? देखिए मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, आप इस टाइम पे आ जाइएगा। देखिए एक जो सबसे पहला मरहला है जी सर वो है, एक तो अभी अब उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दिया वेबसाइट के ऊपर, वो ऑनलाइन आप सबमिशन करेंगे, ऑनलाइन सबमिशन करेंगे फॉर्म। मैं अपना उस ऑनलाइन की को जो सबमिशन है उस तरीक़ेकार को एक सेपरेट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे फॉर्म भरा जाएगा और डॉक्यूमेंट्स कैसे अटैच होंगे। लेकिन अभी क्या है, एक ऑनलाइन आपने सबमिशन हो गई जी सर। ये जब सबमिशन हो गई, अच्छा मिसाल के तौर पे आप हैं 36 इयर्स के, ठीक है, वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्योंकि जो आपने एज वो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो करें। आप हैं, आपकी प्रैक्टिस है 15 महीने की, वो अपलोड ही नहीं करेगा, आप अपलोड नहीं करेगा तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इस डेडलाइन से पहले, बिल्कुल। तो वो तो एक तो ऑनलाइन सबमिशन हो गई। ऑनलाइन सबमिशन होने के बाद और फर्ज करें आपका सबमिशन हो गया और उस उधर हाईकोर्ट फिर भी स्क्रूटनी करेगा। जब स्क्रूटनी कर ली तो फिर वो लिस्ट अपना पब्लिश करेगा और उसके बाद पहला स्टेप क्या है कि बुलाया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा जो रजिस्टर हैं, उनको कहा जाएगा कि वो पहला वाला एक MCQs बेस्ड एक टेस्ट है। ये 100 मार्क्स का है, ये 100 मार्क्स का एक पहला टेस्ट होगा, ठीक है ना। इसके अंदर 2-3 कंपोनेंट होंगे, एक इंग्लिश लैंग्वेज का भी हो सकता है होगा जी, और इसी तरीके से दूसरा होगा हमारे पास जनरल नॉलेज का होगा, और तीसरा होगा एक लॉ का कि लॉ की बुनियादी बातें के बच्चे को पता है कि नहीं पता। तो कुछ ये 3 कंपोनेंट उसके होंगे, तो ये वाला पार्ट ज़रा सा बड़ा होता है। और सर ये हमें अगर इसको एक्सीड करना है दूसरे राउंड में जाने के लिए MCQ, तो हमें कितने % इसको क्लियर करना है? ये शायद 50 है या 60 है, इसको ज़रा सा मैं चेक करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में शायद 50%। ठीक है सर, 50% मार्क्स अगर ऑब्टेन कर लिए तो ये हो जाएगा। मैं बताता चलूँ कि ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपके हाथ में एक फ़ोन है, इसको खुदा हाफिज़ कहते हैं, ठीक है। और नो रील ओनली रील, कौन सी? इस वाली तरह की, ठीक है ना। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि किस किस्म की चीज़ों को, इस कंपोनेंट को कैसे हैंडल करना है, इस कंपोनेंट को जनरल नॉलेज को कैसे करना है, लॉ के हवाले से किस तरह करना है। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गया पहला मरहला। फर्ज करें कि 50 या 60 मार्क्स लेके बच्चा पास हो जाता है, ठीक है। तो फिर अब दूसरे राउंड में वो चला जाता है, और दूसरा राउंड है वो है रिटर्न टेस्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है, रिटर्न टेस्ट। तो ये रिटर्न टेस्ट का जो मरहला है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। रिटर्न टेस्ट का मरहला, इसके अंदर नॉर्मली सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अमूमन जो है ऐसा भी होता है कि कुछ मुख्तलिफ सिनेरियोज दे दिए जाते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और
देखने की कोशिश। एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाता है। लॉ की एप्लीकेशन को भी टेस्ट किया जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी फिर से टेस्ट किया जाता है, और आपका आईक्यू लेवल भी लगाया जाता है। डिफरेंट सिचुएशन देते हैं तो फिर वो लगाते हैं कि कितना कोई किसी डिस्प्यूट को समझने में और उस पर सही लॉ को अप्लाई करने में कितना एक्टिव है। तो फिर वो हो गया दूसरा मरहला। तो 50% मार्क्स इसको मिलते हैं जी, और 50% मार्क्स जो है वो इसके पास होते हैं। 50% मार्क्स, तो ये 100 का, यानी ये और ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो जब ये पास जो कर लेता है तो फिर उसको थर्ड स्टेप में लेके जाते हैं। थर्ड स्टेप है इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू। हाँ, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के अंदर नॉलेज और आपकी स्किल्स को भी थोड़ा सा देखा जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पे देखा जाता है कि आप कितने समझदार हो, किस तरह आप इंक्लाइन हो इस सर्विस के लिए, और डेडिकेटेड भी हो कि नहीं हो। तो एक अच्छा इंसान ढूंढने की कोशिश की जाती है। उसकी एक अलग टेक्निक्स है, वो हम आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन जो लोग सिंसियर हैं इदारे से, मुल्क से, लीगल सिस्टम को अच्छा करना चाहते हैं, वो अच्छा सा सोचें उसके बारे में, तो इंटरव्यू खुद ही पास कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचने से कि मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ, किसी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, सिस्टम को अच्छा करने के लिए इसमें दाखिल हो रहा हूँ, इस सोच के साथ जब आप इंटरव्यू देंगे तो आप कामयाब इंशाल्लाह हो जाएंगे। क्योंकि आपने की नॉलेज तो दोनों जगहों पे टेस्ट हो चुकी है, तो ये तो बिल्कुल हो चुका है, तय हो गया है कि आपको कुछ आता है। तो इंटरव्यू में आपके मिजाज को परखा जाता है, लेकिन उसकी भी हम पूरी एक तैयारी करवाऊंगा मैं, और इंशाल्लाह वो होगा। बिल्कुल ठीक है सर। सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और सारी बातें मुझे लगता है कि कवर हो गई, जितने भी सवाल और क्यूरीज थे। और एक आखिरी अपॉर्चुनिटी आपसे सर, मैं ये कहूँगा कि उन बच्चों को जरा मैसेज दे दीजिए कि जिनकी शायद 2 इयर्स का एक्सपीरियंस 21 अप्रैल तक ना हो सके, वो बहुत डिसहार्ट हो जाएंगे। क्योंकि जैसे आपने शुरू में बताया था कि इसी साल ये एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट आई थी। अब लेट्स सपोज हो सकता है उन्होंने लास्ट ईयर तक ये नहीं सोचा होगा, तो आप जैसे उनको ये मैसेज दे सकते हैं कि शायद उनके लिए ये बेहतरी हो कि उनको ज़्यादा टाइम मिल जाए अगली एग्जाम के आने तक। देखिए, ये कभी साल में, कभी 2 साल में दोबारा आ जाती है। 1 साल 2 साल में दोबारा पोजीशंस या 3 साल में आ जाती है। तो वो अपनी चीज़ों को अभी से पढ़ें, समझते रहें और नेक्स्ट उसके अंदर आ जाए। अच्छा, क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने जज ही बनना है? भाई अभी आपके पास दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, आप सिर्फ लीगल सिस्टम के अंदर ही है ना, आप प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। वो बीच में 2 महीने, 4 महीने, 1 साल बाद वो पोजीशन आ सकती है। आप लॉ इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, FIA वगैरह के अंदर, नैब के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। तो उस पोजीशन को करें, ठीक है। आपने इस पोजीशंस को अप्लाई करते रहे, वक्तन फवक्तन आपकी तैयारी चलती रहे। फर्ज करें कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए, 2 साल बाद सिविल जज की आती है, आपकी एज हो गई 32 क्रॉस कर गई, कवर हो गया, आप कवर हो गए, आप कवर हो गए। 35 तक आप जा सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से आपने वहाँ अप्लाई किया और आप ले लीजिए, अपॉर्चुनिटी लीजिए। तो यानी एग्जामिशन भी मिल रही है, एग्जामिशन मिल रही है। आप अगर सर्विस की तरफ है, देखिए ये सब आपके लीगल प्रोफेशन ही है। और जब इन प्रोफेशंस को आप ज्वाइन करेंगे, इस काम को करेंगे, तो आपको क्रिमिनल साइड के ऊपर बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो वो बेनिफिट करेगी, वो आपको बेनिफिट करेगी, आपके एग्जाम में भी, इंटरव्यू में भी, सब में बेनिफिट करेगी। और सर फिर जब आप जज बनेंगे तो भी आपको उस चीज़ों को हैंडल करने का एग्जैक्टली हो जाएगा। और सर ये फिर इसकी तैयारी जो है वो कहाँ से करनी चाहिए, किस तरीके से अगर हम स्टार्ट करें हम इसको? अब जहाँ तक तैयारी का ताल्लुक है, तो देखें, एक तो है कि एक मेरा मशवरा जो का बेटा पढ़ो, तो बेटा पढ़ो, ठीक है, बट बेटा नीड सम गाइडेंस। बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से वो चीज़ें मिलेंगी, और बेसिकली जज बन के मैं अच्छा सा परफॉर्म करूँ तो वो एबिलिटी मुझ में कैसे आएगी। तो उसके बहुत सारे तरीक़ेकार हो सकते हैं। बेटा पढ़ो भी हो सकता है, तो बेटा किताब पढ़ना शुरू कर देगा। और हमने यहाँ पर डैनिंग लॉ स्कूल में, डैनिंग लॉ स्कूल के अंदर हमने प्रिपरेटरी क्लासेस का एहतमाम किया है। तो हम प्रिपरेटरी क्लासेस को यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, और मैंने एक बैच शुरू किया था पिछले माह, और एक नेक्स्ट बैच जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम की बिल्कुल डेट आ गई है ईद के बाद। तो ईद के फौरी बाद हम डैनिंग लॉ स्कूल के अंदर एक सेकंड बैच शुरू करेंगे, और उसके अंदर 2 महीने में सिर्फ
एमसीक्यूज की तैयारी पार्ट करवाएंगे। एक। हाँ, और सिर्फ वो, और उसमें मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कोशिश करूँगा कि वीक के अंदर 3 डेज हम रोज़ाना की बेसिस के ऊपर ऑनलाइन एक सेशन लिया करेंगे, और फिर 3 डेज से जो होगा वो फिजिकल हुआ करेगा। उसके अंदर मैंने चीज़ें बतानी है, बताने के बाद आपसे करवानी है, आपके टेस्ट लेने हैं, आपको ज़बरदस्ती याद करवाना है, एक एक चीज़ को याद करवाना है, और कॉन्सेप्ट जो हैं बेसिक लॉ के वो आपको बताने हैं। लैंग्वेज के कम्युनिकेशन स्किल्स में जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो आपको बताना है, उसकी प्रैक्टिस करानी है। कुछ वोकैबुलरी है जो हम नॉर्मली अपने लीगल सिस्टम के अंदर जब जजमेंट लिखते हैं या प्लेट लिखते हैं, उन अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं, उनकी मीनिंग्स क्या है उनको बताना है। तो बस अब सोना बंद कर दिया जाए तो बेहतर होगा। तो सर मतलब जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो है सर शाहिद का सेशन शुरू हो रहा है डेनिंग लॉ स्कूल में, जुडिशल प्रिपरेटरी क्लासेस का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, उसको ज्वाइन किया जा सकता है, और इंशाल्लाह दैट विल बेनिफिट ऑल यू। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।